हेलो एवरीवन। सो आज का आपका टॉपिक है झुम्पा लहरी। आप लोगों ने जब भी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा, अगर आप बिना झुम्पा लहरी के इसको पढ़ रहे हो तो वो इनकम्प्लीट होगा, बिकॉज शी इज वन अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इंडियन डायस्पोरा राइटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। अगर सलमान रश्दी माइग्रेशन को मैजिकल रियलिज्म के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं तो झुम्पा लहरी बिल्कुल अपोजिट स्टाइल चूज करती है। उनकी स्टोरीज में आपको कोई मैजिक नहीं दिखाई देगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट नहीं है। वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली लाइफ के थ्रू लोनलीनेस, माइग्रेशन, आइडेंटिटी और रिलेशनशिप्स की साइलेंट स्ट्रगल्स को दिखाती है। और इसी सिंप्लिसिटी ने उन्हें वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट कंटेम्प्रेरी स्टोरी टेलर्स में इंक्लूड किया है। आप इनका अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड चेक करोगे तो शी वॉज बॉर्न ऑन 1967 में, लंदन में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जब वो बहुत छोटी सी थी तो उनकी फैमिली रोड आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गई थी। उनके पेरेंट्स आपके बंगाली इमिग्रेंट्स थे जो इंडिया से अमेरिका आए थे। इसीलिए लहरी खुद के आप देखोगे कि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है जो घर के अंदर बंगाली कल्चर था और घर के बाहर अमेरिकन कल्चर था। और इसी डुअल कल्चरल एक्सपीरियंस ने उनकी राइटिंग को बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस किया है यहाँ पे आपका। ठीक है, आप इनका अमेरिकन आइडेंटिटी को लेके अगर बात करोगे तो झुम्पा लहरी को बहुत ऑफ्टन बंगाली अमेरिकन राइटर भी बोला जाता है। उनकी स्टोरीज का फोकस सिर्फ इंडिया या अमेरिका नहीं है, बल्कि उन लोगों पर होता है जो दोनों कल्चर्स के जो बीच है अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो उनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो यूजुअली फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स या उनके अमेरिकन बॉर्न चिल्ड्रन होते हैं जो लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और बिलोंगिंग का इशू फेस करते हैं। इसीलिए उनकी राइटिंग का सेंट्रल कंसर्न है मैं किस कल्चर से हूं, वेयर डू आई बिलोंग। डायस्पोरिक राइटर्स मैक्सिमम यही सवाल पूछते हैं। आपका सबसे कॉमन आपका क्वेश्चन होता है वेयर डू आई बिलोंग। ये जो उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, ये जो उनके अंदर सवाल रहता है, ये हमेशा आपको हर राइटिंग में कंसिस्टेंटली दिखेगा। आपको मेजर थीम्स के बारे में बात करोगे आप, अच्छा इसको मैं बाद में बात कर लेती हूँ। मेजर थीम्स के बारे में बात करोगे तो लहरी की जो स्टोरीज है वो रिपीटेडली बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं। डायस्पोरा, इमिग्रेंट, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिटी, होम सिकनेस, घर की याद आना, इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब दिखाता है कि माइग्रेशन सिर्फ कंट्री चेंज करना नहीं होता है, उसके साथ में यादें जुड़ी होती है, मेमोरीज, ट्रेडिशंस और रिलेशनशिप्स भी आपके सारे बदल जाते हैं। पेरेंट्स अपनी इंडियन आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, जबकि उनके बच्चे हैं वो अमेरिकन सोसाइटी में अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। और इसी जनरेशन गैप से उनकी स्टोरीज में आपको एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। राइटिंग स्टाइल के बारे में आप बात करोगे यहाँ पे इनका, तो इनकी राइटिंग का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि बहुत ही सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करती है, हर कोई समझ सकता है। छोटे छोटे डोमेस्टिक इंसिडेंट्स के थ्रू बहुत बड़े इमोशनल ट्रुथ्स को रिवील करती है। सो उनकी स्टोरीज में आप देखोगे कि भाई ये जो मेलोड्रामा है या फिर आपके ये जो ड्रामेटिक इवेंट्स या ट्विस्ट्स होते हैं ये बहुत कम होते हैं। इसकी बजाय क्या ज्यादा होता है आपका यहाँ पे, वो साइलेंस, वो एवरीडे आपका जो कन्वर्सेशंस है, जो आपकी ऑर्डिनरी फैमिली मोमेंट्स के थ्रू लोनलीनेस और आपके इमोशनल डिस्टेंस को एक्सप्रेस करती हैं। इसी वजह से उन्हें आपका मास्टर ऑफ डोमेस्टिक रियलिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, आप इनका बात करोगे, इन्होंने अपने इटालियन में भी कुछ कुछ वर्ड्स वगैरह लिखे थे यहाँ पे आपका। तो अपनी करियर के लेटर फेज में इन्होंने बहुत ही सरप्राइजिंग डिसीजन लिया था। उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ अब इटालियन लैंग्वेज में भी लिखना स्टार्ट किया था और उनकी बुक्स थी ये द क्लोथिंग ऑफ बुक्स, ये इनका इटालियन में लिखी गई है। सो ये डिसीजन भी उनका लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट को दिखाता है, लैंग्वेज, आइडेंटिटी, बिलोंगिंगनेस को, इन सब चीज़ों को, रिलेशनशिप को समझना है। ठीक है, नाउ व्हाई इज झुम्पा लहरी सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मॉडर्न लिटरेचर में इनकी जो इन्होंने जो आपका इमिग्रेंट एक्सपीरियंस जिसको इन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक और इमोशनल तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसी वजह से उनकी स्टोरीज पॉलिटिकल स्पीचेस की बजाय वो ऑर्डिनरी लोगों की एवरीडे लाइफ दिखाती है। और इसी सिंप्लिसिटी के थ्रू वो माइग्रेशन, लोनलीनेस और आइडेंटिटी का आपका यूनिवर्सल क्वेश्चन को वो एक्सप्लोर करती है। ठीक है, तो आज उन्हें डायस्पोरा लिटरेचर का सबसे इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस में से एक कंसिडर किया जाता है। अब आप यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ मालडीज को आ जाओ, तो एक फटाफट से क्विक रेफरेंस ले लो यहाँ पे आपका। तो ये एक सबसे फेमस बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ मालडीज।
इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1999 में, और ये कोई नोवेल नहीं बल्कि एक आपका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको नोवेल कैटेगरी में डाल के। तो इसमें टोटल आपकी 9 स्टोरीज आपके इंटरकनेक्टेड हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स और सिचुएशंस को एक्सप्लोर करती है। सो स्टोरीज डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सभी में इमिग्रेंट लाइफ, फैमिली रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन और आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है वो कॉमन थीम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद में आप इसका सेटिंग का बात करोगे तो सेटिंग कहां पे देखने को मिलेगा? बॉस्टन, न्यूयॉर्क और इंडिया में 3 जगह इसका सेटिंग आपका कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। कुछ स्टोरीज अमेरिका में है ना, वहां पे सेटल बंगालीज फैमिली की लाइफ को दिखा रही हैं, कुछ आपके इंडिया के बैकग्राउंड में अनफोल्ड होती है। तो ये जो मल्टीपल ईस्ट और वेस्ट का सेटिंग है ये कल्चरल डिफरेंस को नेचुरली आपका हाईलाइट कर रहा है। अवार्ड के बारे में बात करोगे आप यहाँ पे तो इंटरप्रिटेशन ऑफ मालडीज को आपका पुलिट्जर अवार्ड, पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन मिला था इन द ईयर 2000 में। ठीक है, और ये उनका डेब्यू वर्क था झुम्पा लहरी का, और डेब्यू कलेक्शन के लिए पुलिट्जर प्राइज मिलना बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट कंसिडर किया जाता है इसको। 1999 में पब्लिश हुई थी और 2000 में आपका पुलिट्जर प्राइज मिल गया पहले ही वर्क में। सो कलेक्शन के अगर आप कैरेक्टर्स देखोगे तो मोस्ट कैरेक्टर्स बंगाली अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनमें जो है फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स, सेकंड जनरेशन चिल्ड्रन, हस्बैंड्स, वाइफ्स, पेरेंट्स सारे इंक्लूडेड है। हर कैरेक्टर किसी ना किसी फॉर्म में आपका लोनलीनेस को, मिसअंडरस्टैंडिंग को और कल्चरल एडजस्टमेंट का वो अपना यहाँ पे स्ट्रगल फेस कर रहा है। टाइम पीरियड का बात करोगे तो ये आपके कंटेम्प्रेरी यानी 1990s का कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, इसीलिए इनमें मॉडर्न इमिग्रेंट लाइफ, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स और ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स आपको क्लियरली देखने को मिलेंगे। सेंट्रल थीम का बात करोगे तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन और कल्चरल डिस्प्लेसमेंट मेन सेंट्रल आइडिया है। कैरेक्टर्स एक ही घर में रहते हुए भी इमोशनली एक दूसरे से समझ नहीं पाते हैं, अलग रहते हैं। तो साथ ही इमिग्रेंट लाइफ की वजह से उन्हें आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस का क्वेश्चन भी सामना करना पड़ता है। सो लहरी इन सारे कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाती है कि कभी कभी जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज नहीं बल्कि इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना होता है यहाँ पे आपका। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरी बाय स्टोरी देखो, यहाँ पे एक आपका टेम्परेरी मैटर होता है यहाँ पे। तो ये स्टोरी इसमें शोभा और शिवकुमार है, वो एक यंग मैरिड कपल है, और उनकी जो मैरिज है उनकी मैरिज उनके स्टिल बॉर्न बेबी के बाद ऑलमोस्ट अब टूट चुकी है। सो ये एक वीक तक हर शाम इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है इनके, और ये दोनों के दोनों डार्कनेस में एक दूसरे को अपने सीक्रेट कन्फेशंस बताने लगते हैं। कुछ दिन के लिए लगता है कि उनकी रिलेशनशिप फिर से इंप्रूव हो रही है, लेकिन लास्ट नाइट उन्हें मतलब दोनों एक ऐसा ट्रुथ रिवील करते हैं जो उन्हें और दूर कर देता है और डिस्टेंट कर देता है। तो स्टोरी ये दिखाती है कि कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स को हील भी कर सकती है और परमानेंटली ब्रेक भी कर सकती है। तो ये ग्रीफ, फेल्ड मैरिज और कम्युनिकेशन के ऊपर है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका व्हेन मिस्टर पीरजादा केम टू डाइन। तो इस स्टोरी के जो नरेटर है वो एक यंग अमेरिकन गर्ल है और उसका नाम लिलिया है। ठीक है, तो अब ये क्या करती है यहाँ पे, मिस्टर पीरजादा आपके एक ईस्ट पाकिस्तानी है, और ये जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ये वहां से आए हुए स्कॉलर है, तो जो अमेरिका में रह रहे हैं। तो जब उनकी फैमिली वॉर जोन में फंस जाती है ना, तो हर डिनर के टाइम वो रेडियो और न्यूज़पेपर से बांग्लादेश वॉर की न्यूज़ को सुनते हैं। तो ये जो छोटी लिलिया है यहाँ पे आपका, सो उनके लिए सीक्रेटली कैंडी सेव करती थी और उनकी फैमिली के सेफ्टी के लिए वो प्रे करती है। सो वॉर के बाद जब उनकी फैमिली सेफ मिल जाती है तो लिलिया पहली बार माइग्रेशन और पॉलिटिकल बॉर्डर्स का इमोशनल इम्पैक्ट को समझ पाती है। तो ये चाइल्डहुड एम्पैथी, वॉर और माइग्रेशन के ऊपर है आपका यहाँ पे। फिर आ जाता है इसी के अंदर इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज। ये कलेक्शन की टाइटल स्टोरी है मिस्टर और मिसेस दास की आपका यहाँ पे। ठीक है, ये इंडियन अमेरिकन टूरिस्ट हैं जो इंडिया घूमने आते हैं, और इनका एक गाइड होता है मिस्टर कापसी, उसको हायर करते हैं। अब मिस्टर कापसी हॉस्पिटल में इंटरप्रेटर भी है, इसीलिए मिसेस दास उसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करती है। उनका बेटा बॉबी एक्चुअली उनके हस्बैंड का बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो मिस्टर कापसी उनके इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते और उनका जो कनेक्शन है वो भी टूट जाता है। तो स्टोरी बताती है कि लोग फिजिकल लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं लेकिन इमोशनल पेन को वो नहीं समझ सकते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर आ जाता है एक सेक्सी। तो ये स्टोरी मिरांडा की है। एक अमेरिकन वुमेन और देव एक मैरिड बंगाली इमिग्रेंट के अफेयर के अराउंड घूमती रहती है। सो देव अपनी वाइफ से अफेयर छुपाता है और मिरांडा ग्रेजुअली रियलाइज करती है कि वो किसी और की रिलेशनशिप को डैमेज कर रही है। सो टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक छोटा सा लड़का सेक्सी का मतलब समझता है, समवन यू डोंट नो। ठीक है, सो मिरांडा को समझ आता है कि अट्रैक्शन और जेन्युइन लव अलग चीजें हैं और वो रिलेशनशिप खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये डिजायर और लोनलीनेस के बीच में आपका यहाँ पे देखो, इन सारी स्टोरीज को डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, जो मैं ओवरऑल बता रही हूँ उतना भी काफी आपके लिए, क्योंकि इतने डीप क्वेश्चंस आपके इन वर्क्स में से, इन ऑथर्स में से नहीं आते हैं।
मिसिस सेन एक आपकी बंगाली इमिग्रेंट है यहाँ पे, अमेरिकन में बहुत ही लोनली फील करती है। वो एक अमेरिकन बॉय एलियट की बेबी सिटर बनती है। अब एलियट के थ्रू हमें मिसिस सेन की होम सिकनेस, इंडियन फूड और फेस्टिवल्स और कलकत्ता की मेमोरीज, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सो अमेरिका में ड्राइविंग और इंडिपेंडेंट लाइफ उनके लिए डिफिकल्ट होती है। तो एक कार एक्सीडेंट के बाद बेबी सिटिंग रिलेशनशिप भी उनकी एंड हो जाती है आपका यहाँ पे। फिर आ जाता है आपका दिस ब्लेस्ड हाउस। तो ये स्टोरी न्यूली वेड मैरिड कपल संजीव और ट्विंकल की है। तो जब वो अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं तो उन्हें प्रीवियस ओनर्स के जो क्रिश्चियन रिलीजियस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, क्रॉस मिल जाता है, कुछ कुछ और चीज़ें मिलती हैं। सो संजीव प्रैक्टिकल और अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन ट्विंकल उन ऑब्जेक्ट्स को एक्साइटमेंट के साथ में डेकोरेट करती है। तो ये छोटी छोटी बातों से उनकी पर्सनैलिटीज और मैरिज के जो डिफरेंसेज है वो सब सामने आते हैं। तो ये कल्चरल नेगोशिएशन, रिलीजियस डिफरेंस और मैरिज के ऊपर है यहाँ पे आपका। द ट्रीटमेंट ऑफ बीबी हलदार। तो ये एक बीबी हलदार एक अनमैरिड वुमेन है जो मिस्टीरियसली इलनेस से सफ़र करती है, किसी को नहीं पता किस बीमारी से सफ़र कर रही है। तो सोसाइटी उसको हेल्प करने की बजाय उसके बारे में गॉसिप करने लग जाती है और उसकी कंडीशन को इस सुपरस्टिशन से एक्सप्लेन करती है। एक दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी के बाद उसकी इलनेस खत्म हो जाती है, लेकिन फादर की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होती। तो ये स्टोरी है ये वुमेन की एजेंसी और पैट्रियार्कल सोसाइटी के जजमेंट्स को क्वेश्चन करती है। तो वुमेन ऑपरेशन, सुपरस्टिशन और सोशल जजमेंट को लेकर ये स्टोरी आपका। फिर आ जाता है द रियल डर्बन। अब ये स्टोरी बूरी माँ की है। एक बहुत ही ओल्ड रेफ्यूजी वुमेन है, तो उनके बारे में है, जो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की अनऑफिशियल केयर टेकर है ना, दरवान जैसे बोलते हैं वो बन जाती है। तो वो अपने लॉस्ट वेल्थ और पास्ट लाइफ की स्टोरी सुनाती रहती है, लेकिन लोग है ना जो ये स्टोरी सुनते हैं उनको उस पर पूरा भरोसा नहीं करते। तो जब बिल्डिंग में चोरी होती है बिना प्रूफ के, तो सब उसी को ब्लेम कर देते हैं और बिल्डिंग से निकाल देते हैं। तो ये आपका रिफ्यूजी, आइडेंटिटी, लोनलीनेस और आपके सोशल इनजस्टिस के ऊपर ये वाला स्टोरी। फिर आता है आपका थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट। तो ये स्टोरी कलेक्शन का सबसे होपफुल स्टोरी कंसिडर किया जाता है। इसका अननेम्ड बंगाली नरेटर पहले आपका कैलकाटा से लंदन और फिर बॉस्टन माइग्रेट करता है। तो अमेरिका में वो एल्डरली विडो मिसेस क्रॉफ्ट के घर पे वो रेंट पे रहने लग जाता है। फिर बाद में वो उसकी अरेंज मैरिज जो है अरेंज मैरिज होती है उसकी, उस वाइफ का नाम होता है इसमें माला। तो माला भी आ जाती है यहाँ पे अमेरिका से, है ना। तो धीरे धीरे दोनों अपनी नई लाइफ बिल्ड करते हैं और इमिग्रेशन जो स्ट्रगल होता है, इमिग्रेंट स्ट्रगल होता है, उसके बाद भी वो एक स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं। तो ये अडाप्टेशन, प्रिजर्वेंस और इमिग्रेंट सक्सेस के ऊपर है आपका। अब थीम्स वगैरह देखोगे यहाँ पे तो कॉमन थीम आती है कम्युनिकेशन और साइलेंस की। तो कलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट थीम ये है, कैरेक्टर्स एक ही घर में रहते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई मैरिजेस आपकी सिर्फ साइलेंस पर टिकी हुई हैं। तो जैसे टाइटल स्टोरी में मिस्टर काप्से लैंग्वेज इंटरप्रेट कर सकता है लेकिन इमोशंस नहीं करता। और लैरी दिखाते हैं कि कभी कभी जो बातें नहीं कही जाती वही रिलेशनशिप का ज्यादा डैमेज कर देती है यहाँ पे, है ना। तो ये आप देख लेना यहाँ पे आपका। जैसे एक टेम्परेरी मैटर में शोभा और शिव कुमार सालों तक अपने दर्द छुपाते रहते हैं यहाँ पे। फिर आ जाता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और होम सिकनेस का। तो इमिग्रेंट कैरेक्टर्स फिजिकली अमेरिका में रहते हैं लेकिन इमोशनली वो इंडिया से जुड़े रहते हैं। उनके लिए घर सिर्फ एक प्लेस नहीं बल्कि मेमोरीज, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए वो अमेरिका में सेटल होने के बाद पूरी तरह मतलब होमली वाली उनको फील नहीं आ पाती है। जैसे मिसिस सेन में आप देखोगे कि मिसिस सेन इंडियन फूड और कैलकाटा की मेमोरीज के थ्रू अपना घर रिक्रिएट करने की कोशिश करती रहती है। फिर आ जाता है मैरिज और इंटीमेसी। तो ये मतलब लहरी ने आप देखोगे कि कोई भी इनकी स्टोरीज में आइडियल रिलेशनशिप नहीं है, मैरिज नहीं है। चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो या मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशन डिस्टेंस दोनों में ही हो सकते हैं। सो कपल्स फिजिकली साथ रहते हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज में मिसेस दास का अफेयर और अ टेम्परेरी मैटर में ब्रोकन मैरिज जो चल रही होती है। फिर आता है आपका कल्चरल नेगोशिएशन। अब कैरेक्टर्स कंटिन्यूअसली इंडियन और अमेरिकन कल्चर्स के बीच बैलेंस बनाने की ट्राई करते हैं। पेरेंट्स इंडियन ट्रेडिशन चाहते हैं, बच्चे अमेरिकन लाइफस्टाइल चाहते हैं। जैसे दिस ब्लेस्ड हाउस में क्रिश्चियन आर्टिफैक्ट्स को लेकर संजीव और ट्विंकल के डिफरेंट जो रिएक्शंस होते हैं दोनों। फिर आपके इमिग्रेशन और ब्यूरोक्रेसी आता है। तो इमिग्रेशन को सिर्फ इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं बल्कि लीगल स्ट्रगल भी दिखाया है। वीजा, रेजिडेंसी, लीगल स्टेटस, ये सब इमिग्रेंट्स की लाइफ को अनसर्टेन बना देते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी उनकी पर्सनल डिसीजंस को भी अफेक्ट करता है। जैसे थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट में इमिग्रेंट लाइफ का प्रैक्टिकल स्ट्रगल उन्होंने दिखाया है। इनफिडेलिटी एंड डिजायर। तो ये जो कलेक्शन है उसमें अफेयर्स आपके सिर्फ इमोरल एक्ट की तरह नहीं प्रेजेंट है बल्कि उन्होंने दिखाया कि लोनलीनेस, इमोशनल एम्प्टीनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस भी लोगों को फॉरबिडन रिलेशनशिप्स की तरफ ले जा सकते हैं। तो वो रीडर्स पर मॉरल जजमेंट इंपोज नहीं करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आउट पेरेंटिंग एंड लॉस को लेके, तो ये जैसे कहीं पे आप देखो कि कहीं चाइल्डनेसनेस पेन है, जैसे उनका मिसकैरेज हो गया, कहीं पे आपके इमिग्रेंट पेरेंट्स का फियर है कि उनके बच्चे अपने कल्चर से दूर हो जाएंगे, अमेरिकन बन जाएंगे। सो पेरेंटिंग को लहरी लव के साथ लॉस के एक्सपीरियंस के तरह दिखाती है यहाँ पे आपका, ठीक है। जैसे टेम्परेरी मैटर में जो स्टिल बॉर्न चिल्ड्रन था उसको, जेंडर एंड वुमेन्स एजेंसी को लेके कई सारे फीमेल कैरेक्टर्स है जो आइसोलेशन और सोशल एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर फेस करती हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन की चॉइसेस को जज करती है, स्पेशली सेक्सुअलिटी और मैरिज के मैटर्स में। तो वो क्वाइटली वुमेन इमोशनल स्ट्रगल्स को फोरग्राउंड किया है यहाँ पे झुम्पा लाहिरी ने, ठीक है। असिमुलेशन वर्सेस प्रिजर्वेशन, क्या इमिग्रेंट अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकता है और साथ में नई कल्चर में बिलोंग कर सकता है? तो इसका आंसर है सिंपल सा, नहीं कर पाता। तो लाहिरी ने सजेस्ट किया कि कंप्लीट असिमुलेशन पॉसिबल नहीं है और कंप्लीट प्रिजर्वेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो एंड में एक हाइब्रिड आइडेंटिटी यहाँ पे आपकी डेवलप होती है, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस में प्रिसाइज और मिनिमलिस्ट पोज है आपका, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा है। थर्ड पर्सन लिमिटेड नरेशन में उन्होंने ये वर्क को लिखा है यहाँ पे आपका, ठीक है। सो रीडर सिर्फ एक कैरेक्टर के थॉट्स और फीलिंग्स जानता है, बाकी कैरेक्टर्स के इमोशन इनडायरेक्टली वो समझता है यहाँ पे आपका। सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स यूज कर रखे हैं यहाँ पे, फूड, साड़ी, स्पाइसेस, रिलीजियस आर्टिफिकेट्स, इस तरह की चीजें यूज की है इन्होंने यहाँ पे आपका। फिर आयरनी देखोगे यहाँ पे, तो आयरनी में उन्होंने कलेक्शन में सटल आयरनी रिपीटेडली है यहाँ पे। कैरेक्टर्स जिस चीज की तलाश करते हैं अक्सर वही उनसे दूर रहती है यहाँ पे आपका, ठीक है। सेंसरी डिटेल्स में आप देखोगे यहाँ पे कि टेस्ट, स्मेल, टच सारे उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं आपका। साइलेंस एंड गैप्स में देखोगे कि जो नहीं बोला जाता वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका डायलॉग है यहाँ पे आपका। जक्स्टापोजिशन में देखोगे कि वो बार बार दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखकर कंपैरिजन करती है, इंडिया वर्सेस अमेरिका, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट, इंटरकनेक्टेड आपकी जो फ्रेम स्टोरीज है यहाँ पे। तो हर स्टोरी इंडिपेंडेंट है लेकिन सारी स्टोरीज सिमिलर थीम्स और बंगाली फैमिलीज और इमिग्रेंट एक्सपीरियंसेस के साथ में आपका डिपिक्ट कर रही है, ठीक है। अब एमसीक्यूज देख लो इस वर्क को लेके। इन विच ईयर वॉज इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज पब्लिश्ड, कौन से में पब्लिश की गई थी? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1999। हाउ मेनी स्टोरीज आर इन द कलेक्शन? 9 स्टोरीज है यहाँ पे, इंटरकनेक्टेड है। विच अवार्ड डिड इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज विन, कौन सा अवार्ड मिला था आपको? पहला डेब्यू नोबल था और उसी के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिल गया था। अ टेम्परेरी मैटर, व्हाट कॉजेज द कपल्स नाइटली कन्फेशन, क्या नाइटली कन्फेशन? पावर आउटेजेस, जब शाम के टाइम पे लाइटें चली जाती थी तब दोनों मिल बैठ के अपने सीक्रेट्स बताते थे। What is the primary conflict in interpreter of Maladies? क्या था? Mrs. Das confesses affair. Mr. Das child is not biological. In the blessed house, what causes tension between Sanjeev and Amelia? उनका Christian religious objects, उनको लेके उनका जो perspective था। Who is Mrs. Sen most attached to in her babysitting role? किसके साथ में वो सबसे ज्यादा attached थी? वो American boy के साथ में। What is Mrs. Croft's significance in the third and final continent? क्या था उनका सबसे ज्यादा ये? That she represents American history, befriends and immigrant को लेके यहाँ पे आपका। What causes बीबी हॉल्डर कंडीशन टू सीज एलिजिडली, प्रेगनेंसी के बाद में उनकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। इन सेक्सी, हु डज द नरेटर हैव बीन एन अफेयर विद, अ मैरिड इंडियन इमिग्रेंट मैन के साथ में उसका अफेयर चल रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज है यहाँ पे। अभी मैं आपको नेम सेक भी कर देती हूँ क्योंकि इन सारे वर्क्स में हमको यहाँ पे डिटेल में जाना नहीं है, तो बस इतना ही हमको यहाँ पे देखना है यहाँ पे, ठीक है। सो अब नेम सेक क्या है आपका? ये भी आपका झुम्पा लाहिरी का सबसे फेमस नोवेल है और ये जो नोवेल है इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2003 में। और ये आपका वही सेम इमिग्रेंट लाइफ, फैमिली रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटीज का इशू है यहाँ पे, उसको एक्सप्लोर कर रहा है। इसको लिटरेरी फिक्शन और आपका बिल्डिंग्स रोमन भी माना जाता है क्योंकि ये एक कैरेक्टर की चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक का आपका जो इमोशनल साइकोलॉजिकल जर्नी है उसको फॉलो कर रहा है। सो पब्लिश्ड इन 2003, लिटरेरी फिक्शन नोवेल है। बिल्डिंग्स रोमन इसका आपका यहाँ पे जॉनर है। सेटिंग कैलकाटा, न्यूयॉर्क और बॉस्टन में लिखी गई है। अब प्रोटैगनिस्ट का बात करोगे तो प्रोटैगनिस्ट आपका यहाँ पे गोगल गांगुली, जिसको बाद में रिनेम करके निखल रखा गया था यहाँ पे। तो ये स्टोरी गोगल गांगुली की है, उसके बचपन से लेके अडल्टहुड तक उसको ग्रो होते हुए यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। गॉट इट। अब नेक्स्ट आ जो आपका नरेटिव स्ट्रक्चर का बात करोगे यहाँ पे, तो नरेटिव जो है ये आपका थर्ड पर्सन नरेशन में लिखा गया है यहाँ पे और लगभग 30 साल की एक फैमिली हिस्ट्री को कवर करता है। स्टोरी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मूव करती है और दिखाती है कि आपके जो माइग्रेशन के अफेक्ट हैं वो सिर्फ पेरेंट्स पर नहीं बल्कि उनके चिल्ड्रन पर भी आपके पड़ते हैं। टाइम पीरियड देखोगे तो 1968 और 1998 का आपका टाइम पीरियड है। तो ये सेकंड जनरेशन चिल्ड्रन के आइडेंटिटी क्राइसिस और चेंजिंग अमेरिकन सोसाइटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंट्रल थीम आप बात करोगे तो ये आपका आइडेंटिटी को लेके है। लाहिरी ने एक्सप्लोर किया है कि एक नाम, एक फैमिली और एक कल्चर इंसान की पर्सनैलिटी को किस तरीके से शेप करते हैं।
साथ ही आपका जो नोवेल है वो नेमिंग, असिमुलेशन और जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट और हाइब्रिडिटी आइडेंटिटी जैसे ऐसी थीम्स हैं उनको भी आपका डीपली एनालाइज कर रहा है। और इस वर्क के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, पेन एंड फॉल्कनर अवार्ड के लिए मिले नहीं थे, बट इट वॉज जस्ट शॉर्टलिस्टेड। तो एक बार मैं आपको फटाफट से इसका प्लॉट समरी बता देती हूँ। नोवेल का जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपका अशोक और आशिमा गांगुली से ये सेटिंग स्टार्ट होती है आपकी। इनकी अरेंज मैरिज होती है। अशोक को अमेरिका में इंजीनियरिंग जॉब मिलती है, इसलिए दोनों कलकत्ता छोड़कर यूएस चले जाते हैं। अब दोनों सोचते हैं कि कुछ सालों बाद में इंडिया लौट आएंगे, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेरी स्टे जो है वो परमानेंट इमिग्रेशन में बदल जाता है। अब आशिमा के लिए नया कंट्री, नया लैंग्वेज और नया कल्चर ये एक्सेप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे आपका एक नेमिंग क्राइसिस होता है यहाँ पे आपका। अब यहाँ क्या होता है, अमेरिका पहुंचने के बाद आशिमा एक बेटे को जन्म देती है। सो बंगाली ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बेबी का जो ऑफिशियल नाम होता है वो ग्रैंडमदर सजेस्ट करती है, लेकिन इंडिया से आने वाला लेटर जो है उनका, उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका 1968 के आसपास, तब आपके ये मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं होते थे, मैसेज वगैरह नहीं होते थे, तो लेटर आया करते थे आपका, ठीक है। सो लेटर जो है यहाँ पे आपका उसको आने में टाइम लग गया आपका, ठीक है। तो अब हॉस्पिटल के रूल्स के हिसाब से बेबी को बिना नाम के डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, इसीलिए आशिमा टेम्परेरी नाम इसका गोगल रख देती है। अब ये नाम जो रशियन राइटर है निकोलाई गोगल, उससे इंस्पायर्ड था, क्योंकि इनकी स्टोरी, एक स्टोरी का नाम था द ओवरकोट, वो अशोक की फेवरेट हुआ करती थी और एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद उनकी लाइफ बचने से भी सिंबॉलिक जुड़ी हुई थी। तो ये नाम सिर्फ आपका एक पेट नेम होना था, लेकिन अब वो नाम क्या, वो उसका बेचारे का लीगल नेम पड़ गया। तो अब जब ये जो बेटा है इनका यहाँ पे गोगल जो है, यहाँ पे गोगल अमेरिका में बड़ा होता है, लेकिन उसका घर पूरी तरह बंगाली कल्चर को फॉलो करता है। पेरेंट्स इंडियन फूड, फेस्टिवल्स और बंगाली लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। स्कूल में गोगल को अपने अनयूजुअल नाम की वजह से बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है, बच्चे मजाक उड़ाते हैं उसका। सो बंगाली कल्चर जो है, कल्चरल फंक्शंस हैं जो आपके इंडियन ट्रेडिशंस है, अब उसको बर्डन लगने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो अपनी आइडेंटिटी से दूरी बनाना चालू कर देता है। तो जब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब वो 14 साल का होता है, तो वो लीगली अपना नाम जो है निखिल गांगुली रख देता है, नाम बदल के। सो पेरेंट्स उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर तो लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उनके लिए ये नाम सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, उनकी फैमिली हिस्ट्री का पार्ट था। अब होता क्या है, निखिल जो है ये येल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर पढ़ने चला जाता है। कॉलेज लाइफ में वो अपने पेरेंट्स और बंगाली कम्युनिटी से और भी ज्यादा दूर हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड सारा एक अमेरिकन है और उसके थ्रू वो मेन स्ट्रीम अमेरिकन लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो है ग्रेजुअली उसको रियलाइज होता है कि कल्चरल डिफरेंसेस पूरी तरह डिसअपियर नहीं होते। रिलेशनशिप उसकी खत्म हो जाती है और उसके पेरेंट्स फिर से उसके लिए बंगाली कम्युनिटी में एक अपना पार्टनर ढूंढना ट्राई कर देते हैं, ठीक है। फिर बाद में जब अडल्ट लाइफ में क्या होता है, बाद में गूगल की जो है मीटिंग होती है, यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है मौसमी मजूमदार से। अब ये बंगाली अमेरिकन और हाईली एजुकेटेड वुमेन है। सो दोनों बंगाली ट्रेडिशन से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शादी कर लेते हैं। तो शुरू में जो मैरिज है वो सक्सेसफुल लगती है, लेकिन मौसमी क्या है, ग्रेजुअली अपनी फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी जो वो खो देती है, उसको वो फील करने लग जाती है। तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर स्टार्ट कर देती है और मैरिज जो है वो डिवोर्स पर इनकी खत्म हो जाती है। लेकिन ये इन सब स्टोरी के थ्रू क्या दिखाया गया है यहाँ पे, तो लैरी ये दिखाती है कि सेम कल्चरल बैकग्राउंड होना सक्सेसफुल मैरिज की गारंटी नहीं देता है यहाँ पे आपका। अब नोवेल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या आता है, ये आता है जब अशोक गांगुली की अचानक से डेथ हो जाती है। तो इस ट्रेजेडी के बाद गोकुल पहली बार डीपली अपने फादर और अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में सोचता है। उसे पता चलता है कि उसका नाम सिर्फ एक रैंडम रशियन राइटर के नाम पर नहीं रखा गया था, बल्कि उसके फादर की लाइफ उस नाम से इमोशनली कनेक्टेड थी। गोकुल पहली बार निकोला गोकुल की स्टोरीज पढ़ना शुरू करता है और अपने नाम के रियल मीनिंग समझता है। तो नोवेल के एंड तक आप देखोगे यहाँ पे कि गोकुल अपनी आइडेंटिटी के साथ पीस बनाकर रहना स्टार्ट कर देता है। सो वो समझता है कि उसे इंडियन या अमेरिकन में से एक चूज करने की जरूरत नहीं है, दोनों आइडेंटिटीज उसका हिस्सा हैं। सो नोवेल किसी आपके रोमांटिक एंडिंग के साथ में खत्म नहीं होता। गोकुल अब सिंगल है, लेकिन इमोशनली वो पहले से ज्यादा मैच्योर है और वो अब अपने नाम, अपने पेरेंट्स और अपने बंगाली हेरिटेज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो उनका मैसेज बहुत क्लियर है आपके राइटर का, लैरी का, कि आइडेंटिटी आपकी जो है ये फिक्स नहीं है, फिक्स लेबल नहीं होता, बल्कि मेमोरीज, आपकी फैमिली और आपके एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी एक चीज को पकड़ के बैठो, आप सबके साथ में मिलकर रह सकते हो। तो की कैरेक्टर्स में आपका गोकुल बता दिया मैंने, अशोक गांगुली उसके फादर थे, आशिमा उसकी मदर थी, मौसमी वो गर्ल थी, सारा गर्लफ्रेंड थी। अब डिमित्री कौन होता है यहाँ पे आपका,
सो जो डिमित्री है यहाँ पे आपका, डिमित्री आपका मौसमी का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ वो मैरिज के बाद अफेयर करती है। उसका कैरेक्टर भी आपका टेम्पटेशन और पर्सनल फ्रीडम का सिंबल है यहाँ पे आपका। सोनिया गांगुली, ये उसकी छोटी बहन है निखिल की, गोकुल की। वो अपने भाई के कंपैरिजन में अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ही इजीली एडजस्ट कर लेती है। सो उसके थ्रू लहरी ये दिखाती है कि एक ही फैमिली के जो बच्चे हैं उनमें भी इमिग्रेशन को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंस। और गोकुल, गोकुल आपकी जो है, जो ऑथर है जिनके ऊपर उसका नाम पड़ा था यहाँ पे निखिल का, वो रशियन राइटर है। फिजिकली नोवेल में कभी अपियर नहीं होते, लेकिन उनकी प्रेजेंस पूरी स्टोरी में फील होती है। उनकी जो स्टोरी है द ओवरकोट, उसने अशोक की लाइफ बचाने में सिंबॉलिक रोल प्ले किया था। इसी वजह से गोकुल का नाम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सर्वाइवल, मेमोरी और आपका फैमिली हिस्ट्री का सिंबल है यहाँ पे। थीम सेम है सारी, आइडेंटिटी, नेमिंग, जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, असिमिलेशन, हाइब्रिडिटी, इमिग्रेशन, परमानेंस, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, शेम, एम्बेरसमेंट, डेथ, कंटिन्यूटी। तो इनको आप एक बार आप रीड कर लेंगे क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे कुछ भी आपका डिफरेंट नहीं है। तो बस आपका जो स्टोरी कैरेक्टर्स है उनको मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया, तो जस्ट गो थ्रू देम वंस, ये आपको खुद रीड करना है। लिटरेरी डिवाइस में बात करोगे तो बिल्डिंग स्टोमन स्ट्रक्चर है, नेम सेक आपका यानी कमिंग ऑफ एज नोवेल है। गोकुल के बचपन से बड़े होने तक की उसकी स्टोरी है यहाँ पे, और सिर्फ उसकी एज ही नहीं बदलती, उसकी थिंकिंग, उसकी आइडेंटिटी और मेच्योरिटी भी यहाँ पे धीरे धीरे आपका डेवलप होती है। टेम्पोरल स्पैन मतलब कभी लगभग 30 साल की स्टोरी कवर करता है, अलग अलग डेकेड्स के थ्रू रीडर देख पाता है। टाइम के साथ लोग, रिलेशनशिप्स, आपके आइडेंटिटीज सब चेंज होते हैं। पहले अशोक आशिमा की स्टोरी बताई थी, फिर निखिल के साथ में बता दिया। थर्ड पर्सन लिमिटेड नरेशन है, ठीक है। नरेशन ज्यादातर आपको निखिल यानी गोकुल के थॉट्स और इमोशंस पे फोकस करता हुआ दिखाई देगा। फिर सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे कौन से सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स ले लिए? नेम, स्ट्रेन्स, गोकुल की बुक्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फूड इमेजरी, आयरनी है। अच्छा, आयरनी क्या है यहाँ पे आपका सबसे बड़ा? तो नोवेल में सबसे आयरनी, सटल आयरनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि गोकुल जिस आइडेंटिटी और नाम से बचना चाहता है एंड में उसी को प्राउडली एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब पैरेलल नैरेटिव्स देखोगे कि पैरेलल नैरेटिव्स कौन कौन से देखे गए हैं आपके। अच्छा, लिटरेरी रेफरेंस को भी देख लेते हैं। सो नोवेल का टाइटल और पूरी स्टोरी रशियन राइटर निकोलाई गोगोल्स के, उनकी स्टोरी ओवरकोट से है, ठीक है। ये लिटरेरी रेफरेंस जो है सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि आपकी नोवेल को सेंट्रल थीम भी दे रहा है यहाँ पे आपका। पैरेलल नैरेटिव्स में बात करोगे तो अशोक आशिमा और गोकुल की आइडेंटिटी का जर्नी, ये दोनों आपका पैरेलल ही चल रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। ये इसका कोट्स है यहाँ पे, बस एक बार रीड कर लेना, इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। और अब एक बार फटाफट से इसके आपके एमसीक्यूज वगैरह को देख लेते हैं। आओ, इन विच ईयर द नेम सीक वॉज पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुई थी आपका? 2003 में इसको पब्लिश किया गया था यहाँ पे। नाउ व्हाट इज गूगल्स लीगल नेम आफ्टर एज 14? उसने क्या नाम रखा था आपका? निखिल गांगुली रख लिया था उसने अपना नाम। आफ्टर विच ऑथर इज गूगल नेम्ड? ये निकोलाई गोगल से उसका नाम रखा था। व्हाई डज अशोक चूज द नेम गूगल? क्यों किया था? क्योंकि वो उसकी गोगल की स्टोरी ओवरकोट को बहुत पसंद करता था। वेयर इज निखिल बॉर्न? निखिल का जन्म कहां पर हुआ था यहाँ पे आपका? सो निखिल वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क में हुआ था उसका। व्हाट इज अशोक्स प्रोफेशन? अशोक क्या था यहाँ पे? ही वॉज अ रेलवे इंजीनियर। हाउ डज अशोक डाई? वो कैसे गुजर जाता है यहाँ पे? हाउ डज ही पास अवे? इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। हु इज निखिल्स फर्स्ट गर्लफ्रेंड? कौन थी यहाँ पे? सारा। सारा फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, फिर बाद में ही गॉट मैरिड टू मौसमी मजूमदार। ये इनका आंसर ये होगा। नाउ व्हाट कॉजेज निखिल एंड मौसमीज मैरिज टू फेल? क्या क्या उसका रीजन यहाँ पे था? मौसमी की इनफिडेलिटी का था, क्योंकि उसको अपने बॉयफ्रेंड दिमित्री के साथ में जो अफेयर था वो अपना कंटिन्यू कर लेती है उसके साथ में, ठीक है। सो ये आप इनको देख लेना, एक बार रीड कर लेना यहाँ पे। और ये था आपका आज का टॉपिक। झुम्पा लहरी को लेके ऐसे ही क्वेश्चन आपके मुश्किल से 1 या 2 आ जाते हैं कभी कभी, अगर आने होते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हमें जैसे एकदम बहुत फुल डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इतना जरूरत है जितना मैंने बताया है, क्वेश्चंस आने हैं तो इसी में से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो बस इस लेक्चर को एक बार आज आप ढंग से पढ़ लेना, बाकी और जरूरत नहीं है इसको एक बार, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको क्वेरी या डाउट है इसको लेके, वर्क को लेके, पीडीएफ को लेके, क्वेश्चंस को लेके, तो जस्ट रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप नंबर। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।